नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है ड्रोन हमले को लेकर। दोस्तों, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन हमले के बाद एक नई जानकारी सामने आई है और जिस बात का शक था वही बात हुई है। दरअसल जो जानकारी मिली है वो भी पुख्ता मिली है। उसमें यह कहा गया है कि लश्कर ने जैश और पाकिस्तानी आर्मी के साथ ये पूरा प्लान तैयार किया था और इसकी मीटिंग सबसे पहले पाकिस्तान के कोटली में हुई थी और इसका पूरा जिम्मा पाकिस्तानी आर्मी की 505 यानी कि 505 यूएवी ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग स्कूल ने किया, जो कि पाकिस्तान के मंगला में है। और खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा यहाँ भी पहुंचे हैं। जो डिफेंस सोर्सेस है वो कहते हैं कि इनका मुद्दा बिल्कुल साफ है कि ड्रोन लॉन्चिंग पैड तैयार करना और अलग अलग जगहों पर धमाके करना और ये सब लश्कर से करवाना, और वो भी आइसोलेशन टास्किंग के तहत, जिसका मतलब ये है कि यूएवी आईईडी की जानकारी सिर्फ उसी को दी जाएगी जो ब्लास्ट करने जा रहा है। जानकारी इस बात की भी मिली है कि एयरफोर्स बेस के अंदर धमाके में शेप्ड चार्ज का इस्तेमाल किया गया था और जिसका असर इतना जबरदस्त था कि छत ही उड़ गई। दोस्तों, शक तो इस बात का पूरा ही था कि जो पूरा अटैक है वो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से किया गया। दोस्तों, अब यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है कि जब सबूत सामने है कि पाकिस्तान की तरफ से ये पूरा का पूरा प्लानिंग की गई, अटैक किया गया और ये जानलेवा धमाका किया गया, ऐसे में कार्रवाई तो बनती है। और कार्रवाई कब करनी है, कैसे करनी है, इस सब की प्लानिंग ऑलरेडी बनाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों, भारत ने हमेशा पाकिस्तान की किसी भी गलत साजिश का जवाब दिया है और ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत किस तरीके से जवाब देगा, ये तो आने वाला तय समय बताएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से ही आ रही है। आज भारतीय सेना के वीर जवानों ने 5 आतंकियों को एनकाउंटर में ठोक दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा एक जवान भी वीर गति को प्राप्त हो गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में देर रात से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी रही और इस एनकाउंटर में 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। वहीं शुरुआती गोलाबारी में घायल हुए जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में हंजिन गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने फायर खोल दिया और इस फायर का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने भी तुरंत एक्शन ले लिया। इससे पहले बुधवार को ही लश्कर के 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने ठोका था और लगातार एक और चुन कर इन आतंकियों का सफाया भारतीय सेना कर रही है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। एलओसी की चुनौतीपूर्ण ड्यूटी के बाद असम राइफल की महिला सैनिक अब आंतरिक सुरक्षा का मोर्चा भी संभालेंगी। इन महिला सैनिकों ने उत्तरी कश्मीर के तंगधार सेक्टर में नशा तस्करों के खिलाफ अभियानों से लेकर आतंकरोधी ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है और अब इन महिला सैनिकों को कई जगह नाकों पर भी तैनात कर दिया गया है। सेना के मेजर जनरल एच.एस. शाही ने बताया कि असम राइफल की बटालियन में राइफल वुमेन भी रहती हैं। उन्हें पुरुष सैनिकों की तर्ज पर ही सभी कार्य करने होते हैं। घाटी में हाल ही में गांधीपोरा और गांधरबल जिले के कंगन में इन महिला सैनिकों को तैनात किया गया है। इन्हें रूटीन चेकिंग और मोबाइल व्हीकल चेक पॉइंट्स पर पुरुष सैनिकों के साथ तैनाती दी गई है। अगली अपडेट सीडीएस जनरल विपिन रावत जी को लेकर आ रही है। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि चीन को धीरे धीरे पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति हासिल करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष ये समझते हैं कि इस क्षेत्र में शांति ही दोनों के हित में है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें किसी भी दुस्साहस के लिए तैयार रहना होगा और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया भी देनी होगी और हमने अतीत में जवाब भी दिया है और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के समाधान के बारे में जनरल रावत ने कहा कि दोनों पक्ष विवाद को सुलझाने के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहे हैं और इसमें टाइम लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि धीरे धीरे हमें यथास्थिति हासिल करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यथास्थिति हासिल नहीं करते हैं और इस तरीके की स्थिति में बने रहते हैं तो ये कभी कभी दुस्साहस का कारण बन सकता है। इसीलिए दोनों देशों को यथास्थिति में लौटना होगा और शांति व्यवस्था कायम करनी होगी। दोस्तों, अगली अपडेट पाकिस्तान और तुर्की को लेकर आ रही है। पाकिस्तान और तुर्की एक साथ मिलकर चीन के लड़ाकू विमान की योजना पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने मिसाइल निर्माण पर भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। तुर्की के अधिकारियों ने कहा है कि उनका देश पाकिस्तान को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है और उसके साथ मिलकर सीपेर लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट और टीएफएक्स फाइटर जेट पर मिलकर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रीस के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान परमाणु बम और मिसाइल तकनीक को तुर्की को ट्रांसफर कर रहा है। पिछले साल 22 से 23 दिसंबर को इस मुद्दे पर तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक हाई लेवल मीटिंग भी आयोजित की गई थी। एर्दोगन ने 2019 के एक भाषण में कहा भी था कि कुछ देशों के पास
एक दो नहीं बल्कि कई परमाणु मिसाइलें हैं और हमारे पास एक भी नहीं है। हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बताया ये भी जा रहा है कि इमरान खान से दोस्ती के बल पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अपने परमाणु बम के सपने को पूरा करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि परमाणु हथियार हासिल करके वो इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब के प्रिंस से बढ़त बना लेंगे। तुर्की पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों में चौथे स्थान पर भी आ गया है। भारत को भी इन दोनों की दोस्ती पर कड़ी नजर बनाए रखनी होगी और इंटरनेशनल लेवल पर भी अमेरिका को भी इस चीज पर ध्यान देना होगा कि तुर्की के पास किसी भी हाल में परमाणु तकनीक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगली अपडेट पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर आ रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक मजबूत परमाणु क्षमता विकसित कर रहा है। इससे वो एक भीषण परमाणु युद्ध लड़ सकता है। हालांकि वो आंतरिक सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों से भी जूझ रहा है, जिनसे उसके परमाणु शस्त्रागार को खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की ये मूर्खता एक होड़ को जन्म दे सकती है। इसलिए इन हथियारों को रोकने के लिए हथियार नियंत्रण समझौते की जरूरत पड़ गई है। पाकिस्तान लगातार परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है ताकि विनाशकारी हमलों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। जहां 1998 में उसके पास 5 से 25 परमाणु हथियार होने का अनुमान था, वहीं अब उसके पास 110 से 130 परमाणु बम होने का अनुमान है। एक अनुमान ये भी लगाया गया है कि पाकिस्तान की बम बनाने की क्षमता सालाना 20 बमों की है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु ताकत बन सकता है। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि पाकिस्तान नजदीकी भविष्य में केवल 40 से 50 परमाणु हथियार और विकसित कर सकता है। यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम ले जाने में सक्षम बनाने के लिए अमेरिकी निर्मित F-16A लड़ाकू विमानों और फ्रांसीसी मिराज लड़ाकू विमानों को मॉडिफाई भी किया था। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें भी बनाई हैं। द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल को भी विकसित कर रहा है, जो 1708 मील तक मार करने में सक्षम है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा मकसद केवल ये नहीं है कि हम पाकिस्तान की परमाणु ताकत के बारे में उसकी तारीफें करें। ये उसकी तारीफ नहीं, ये उसकी बेहुदा हरकतें हैं जो उसे एक अस्थिर राष्ट्र बनाती है और एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र बनाती है, क्योंकि उसके जो परमाणु हथियार है वो खुद इतने सुरक्षित नहीं है। कल को अगर वो आतंकियों के हाथ पड़ जाएंगे तो सबसे पहले विनाश पाकिस्तान का ही होगा। तो ऐसे में अब जरूरत है कि कुछ इस तरीके के नियंत्रण समझौते किए जाएं, जो कि खास करके परमाणु नियंत्रण से संबंधित है, ताकि इस तरीके के जखीरे पर रोक लगाया जा सके। अगली अपडेट इसरो को लेकर आ रही है। इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का अधिग्रहण करेगा। ये सैटेलाइट GSAT-20, GSAT-22 और GSAT-24 है। इसरो के द्वारा निर्मित इन सैटेलाइटों का मालिक और ऑपरेटर कंपनी होगी। अंतरिक्ष विभाग के तहत नवगठित सार्वजनिक क्षेत्र की देश की पहली अंतरिक्ष इकाई NSIL को अन्य सैटेलाइट के ट्रांसफर से जुड़े सवाल पर सिवान ने बताया कि हम लीज पर ट्रांसफर करने के बारे में विचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि NSIL भी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने को लेकर काम कर रहा है। NSIL का निगमीकरण 6 मार्च 2019 में भारत सरकार ने कर दिया था। ये इसरो का वाणिज्यिक अंग है। भारतीय उद्योग को हाई टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष संबंधित गतिविधियां शुरू करने के लिए सक्रिय बनाना इसका मुख्य काम है। इसके अलावा ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के उत्पादों तथा सेवाओं के अपग्रेडेशन तथा वाणिज्यिक उपयोग की देखरेख भी करता है। आपको बता दें कि वर्तमान में 17 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं और 8 नेविगेशन सैटेलाइट और 17 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं। इसरो के प्रमुख के अनुसार GSAT-24 सैटेलाइट यूरोपियन स्पेस एजेंसी एरियन स्पेस के एरियन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि GSAT-24 इस साल के अंत तक या फिर अगले साल जनवरी तक लॉन्च किया जाएगा। अन्य 2 सैटेलाइट GSAT-20 और GSAT-22 निर्माणाधीन है। GSAT-20 को भारतीय रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।